हाय बच्चों, ज्यादा दिनों से वीडियो पढ़ नहीं पा रही थी यूट्यूब पे बिजी होने के कारण, लेकिन हम आप लोगों के लिए लाए हैं चैप्टर वाइज रिवीजन। ठीक है, और आप इसको पूरा जरूर देखें और अपनी आप तैयारी जारी रखें क्योंकि बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं आपके। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। हमने आपको बताया भी था पीरियोडिक टेबल जब बता रहे थे कि डी ब्लॉक जो है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में आता है और कहां से स्टार्ट होता है, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। ये क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जिसमें ग्रुप 3 टू 11 क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। और जो ग्रुप 12वां होता है, 12वां ग्रुप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। ये क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट तो होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट तो होता है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। क्योंकि हमने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट की डिफिनेशन भी बताई थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जिनका डी सब सेल पार्शियली फिल्ड होता है, चाहे वो एलिमेंटल कंडीशन में पार्शियली फिल्ड हो, चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट कंडीशन में पार्शियली फिल्ड हो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में तो हमने देखा, अब हम देखेंगे ट्रांजिशन सीरीज के बारे में। तो देखो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है जो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है 21 से और खत्म कहां होती है, जिंक 30 पे। इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका 3D में भरने के कारण इसको 3D सीरीज भी कहा जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है टर्बियम 39 तो चालू है कहां से, कैडमियम 48 तक। दिस इज द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, लास्ट इलेक्ट्रॉन 40 में भरता है, 40 सीरीज। अगली सीरीज की हम बात करें, लैंथेनम 57 टू मरकरी 80। दिस इज द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, या लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में बढ़ता है तो 5D सीरीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो सीरीज है वो क्या है, एक्टिनम से स्टार्ट होगी 89 से और कहां खत्म होगी, कॉपर्निशियम 112 पे। दिस इज द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज और लास्ट इलेक्ट्रॉन 60 में भरने के कारण इसको 60 सीरीज भी कहा जाता है। हमने आपको तरीका भी बताया था लर्न करने का सीरीज वाइज कि कैसे हम लर्न करेंगे। तो देखो, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हमने लर्न किया जो कहां से स्टार्ट है, 21 से स्टार्ट है और खत्म कहां है, 30 पे। ठीक है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता। अगला क्या है यार, नेक्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कैसे हम लर्न करेंगे, जो 39 से स्टार्ट है और कहां 48 पे खत्म है। ठीक है, तो टर्बियम 39 टू कैडमियम 48 कैसे याद करेंगे यार, जरा नोटबुक मांगो ताकि रुक रही पढ़ाई आगे चले। यार जरा नोटबुक मांगो ताकि रुक रही पढ़ाई आगे चले। देखो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और स्पेशली यही आपको पढ़ना है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है इसको हम कैसे लर्न करेंगे। ठीक है, ये स्टार्ट होती है 57 से, लेकिन बीच के 14 एलिमेंट जो है वो एफ ब्लॉक के होते हैं 58 टू 71। उनको यहाँ नहीं लिखा जाता है, उनको पीरियोडिक टेबल में नीचे रखा जाता है। इसीलिए लैंथेनम 57 के बाद सीधे हाफनियम 72 स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, मरकरी 80 तक जाता है। ठीक है, इसको कैसे लर्न करेंगे, ला हफ्ता। ठीक है, ला हफ्ता, वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ठीक है, बस एक चीज आपको इसमें ध्यान रखना है कि लैंथेनम 57 के बाद हाफनियम जो है वो सीधे 72 है, बीच में 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक के जो है और यहाँ से क्या है, गायब है, पीरियोडिक टेबल में उनको नीचे रखा गया है। क्लियर, तो इस पे आप ध्यान देंगे। और ये क्या है, जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है एक्टिनम से स्टार्ट होगी 89 से और खत्म कहां होगी, कॉपर्निशियम 112 पे। ठीक है, तो ये रहा आपके बारे में, आपको ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में मैंने बताया। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, स्कैंडियम टू जिंक। क्लियर, देखो बेटा हम पढ़ेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज के बारे में, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल है, हमने आपको कराया भी था, आप कर लोगे। इसमें दो एक्सेप्शनल केस हैं, क्रोमियम 24 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। और अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर 29 इस ट्रांजिशन सीरीज में, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में दो एक्सेप्शनल कंडीशन है या दो एक्सेप्शनल केस है। एक है क्रोमियम 24 एक्सेप्शनल ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी और कॉपर 29 ड्यू टू फुल फील्ड स्टेबिलिटी। इसके बारे में हमने आपको बताया था पहले ही। ठीक है, देखो यहाँ दिया भी गया है क्रोमियम 24 ये बता रहा है कि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है इसलिए एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और कॉपर का फुल फील्ड स्टेबिलिटी है इसलिए एक्सेप्शनल
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो हम देखो बात करेंगे इसके बारे में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको बताया भी था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। इनमें कलर आता है, कलर किस कारण से आता है, कलर आता है ड्यू टू डी ट्रांजिशन। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डी ट्रांजिशन। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब ये होता है कि डक्टाइल नेचर के होते हैं मेटल जो होते हैं, मतलब इनको इनसे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में। और एक होता है मेलिएबल नेचर, जिसमें हम क्या करते हैं कि उसको सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनका जो नेचर होता है पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं स्पेशली। ठीक है, अब अगर हम इनकी बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं किसकी मदद से, लिगेंड की मदद से। ये मेटल होते हैं, जब लिगेंड इनसे जुड़ता है तो क्या बनता है, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। इनके पास टेंडेंसी होती है कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करने की। ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि इनका नेचर है कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करना। कुछ एग्जांपल इसमें है भी, जैसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन, ये सब इसके क्या है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसका कारण क्या है, जिसका कारण है 4s और 3d के इलेक्ट्रॉन के बीच जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता है या ना के बराबर होता है। यही कारण है कि पहले s से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और s से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद फिर d से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होता है 3d और 4s के इलेक्ट्रॉन के बीच, वो बहुत कम होता है। 4s इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सबसे पहले 4s का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था जब क्लास लिया था तो इससे पहले कि 4s का इलेक्ट्रॉन इसलिए निकलता है क्योंकि 4s आउटर सेल होता है और 3d इनर सेल होता है। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करके उसकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं। इसीलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता तो 3d में है लेकिन निकलता 4s से है। क्यों? क्योंकि 4s की एनर्जी को क्या करेगा, 3d का इलेक्ट्रॉन 4s इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ा देता है, जिसके कारण लास्ट इलेक्ट्रॉन तो जाएगा 3d में लेकिन निकलेगा कहां से, 4s। ठीक है, इसका मतलब इस डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है 4s से, जबकि लास्ट में जाता है 3d में। जबकि s और p ब्लॉक में हमने क्या देखा था, लास्ट में जिस सब सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा था निकल भी वहीं से रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जाएगा 3d में लेकिन निकलेगा 4s से। तो 4s और 3d के बीच की एनर्जी क्या कम होने के कारण, एनर्जी गैप कम होने के कारण जो ही 4s का इलेक्ट्रॉन निकलता है 3d से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाता है। इसीलिए इसका क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता रहता है डी ब्लॉक एलिमेंट का। ये है। अब हम बात करेंगे इसकी वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियाई की। तो हमने आपको बताया था कि एटॉमिक रेडियाई दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला जो फैक्टर है उसको हम क्या कहते हैं, n। क्या कहते हैं, n। n मतलब सेल। ठीक है, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी। और फैक्टर क्या है, और फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। हमने आपको बताया भी था कि अगर मान लो हम कोई एटम बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि इनर सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और आउटर सेल में भी क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे जो इफेक्ट लगता है या जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसी को हम जेड स्टार कहते हैं। जेड स्टार मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसके द्वारा क्या होता है, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। उसी समय इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक रिपल्सन फोर्स लगता है। वो रिपल्सन फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों में चार्ज क्या होगा, माइनस होगा, और सेम चार्ज में रिपल्सन होता है। ये क्या लगाता है, सिग्मा लगाता है, मतलब कि शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाता है कि नहीं तुमको अंदर नहीं आना है, इसको रिपेल करता है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है न्यूक्लियस, और ये क्या लगा रहा है, इनर सेल का इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स लगा रहा है। जो फोर्स ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, साइज घटेगी या बढ़ेगी। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, जेड स्टार की वैल्यू ज्यादा होगी तो साइज घटेगी, और अगर सिग्मा ज्यादा होगा तो साइज बढ़ेगी। और अगर दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो साइज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यही क्या है, वेरिएशन है। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई में हमने आपको बताया भी था। सुन लीजिए, स्कैंडियम से क्रोमियम तक साइज घटती है, क्रोमियम से निकल तक साइज कांस्टेंट रहती है लगभग, और
कॉपर और जिंक के केस में साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है? टॉपिक अब हम देखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। सेम टर्म। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? हमने आपको बताया था किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी बाहर से हम देते हैं वही एनर्जी क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए कहते हैं क्योंकि एटम को जब एनर्जी दी जा रही है और वो एटम कैसा होना चाहिए? एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब कि वो एटम क्या होना चाहिए? आइसोलेट होना चाहिए और गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। गैसियस फॉर्म में इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सके। एनर्जी जब दो दे इस एटम को तो एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा। ये पहले बताओ, जब एटम इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा तो किसमें बदल जाएगा? आयंस में। इसीलिए इस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, क्योंकि दिस एनर्जी कन्वर्टेड टू मेटल एटम टू आयन। ठीक है, इसलिए क्या कहोगे? इसको आयनाइजेशन एनर्जी कहोगे। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी और अगर साइज घटेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, समझ गए? तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हम एनर्जी बाहर से देते हैं वही क्या आयनाइजेशन एनर्जी है। हमने आपको ये भी बताया कि अगर एटम की साइज बड़ी होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और अगर एटम की साइज छोटी होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, कारण क्या है? देख लो, अगर किसी एटम की साइज की अगर हम बात करें, मान लो किसी एटम की साइज ये है और किसी एटम की साइज ये है, तो अगर हम बात करें तो इसमें जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ होंगे और इसमें यहाँ होंगे। यहाँ देखें अगर हम तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो क्या है? कम है और यहाँ डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। और यहाँ डिस्टेंस कम होने के कारण आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। जबकि यहाँ क्या है? एटम की साइज बड़ी है, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्शन फोर्स जो यहाँ लग रहा होगा वो कम लगेगा। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम कम एनर्जी में क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। मतलब साइज छोटी होगी तो ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और साइज बड़ी होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? इसी ट्रेंड में टॉपिक है। क्लियर? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? ठीक है, इसमें टेबल बना हुआ है, आप देख लेंगे। इसमें हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? वेरिएबल होता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल इसलिए होता है क्योंकि S और D के बीच जो एनर्जी गैप होता है, आप कह सकते हैं दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है बहुत कम होता है। S का इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है? D से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। इसीलिए क्या होता है? इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, मतलब एक ही एलिमेंट के कई ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। जैसे अगर हम बात करें तो देखो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जैसे स्कैंडियम, इसका देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 भी है, +3 भी है। टाइटेनियम का +2 +3 +4, वैनेडियम का +2 +3 +4 +5, क्रोमियम का +1 +2 +3 +4 +5 +6, Mn का +2 +3 +4 +5 +6 +7, आयरन का +2 +3 +4 +6 +4 +5 +6, और कोबाल्ट का +2 +3 +4 +5, निकेल का +2 +3 +4, कॉपर का +1 +2, और जिंक की अगर बात करें तो इसका होगा +2, सिर्फ +2 इसका जिंक का। ठीक है, ओनली +2। एक चीज यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है और किस एलिमेंट का होता है? तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और वो किसका है? मैंगनीज का। ठीक है, इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7 और किस एलिमेंट का है? मैंगनीज का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो अगर आप लर्न करना चाहो तो ऐसे भी लर्न कर सकते हो। स्कैंडियम का +2 +3, फिर अगले वाले का +4 तक जाएगा, फिर अगले वाले का +5 तक, फिर अगले वाले का +6 तक। ठीक है, लेकिन ये ध्यान देना है कि जो +6 तक क्रोमियम का जा रहा है ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा क्योंकि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका होता है। S का एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद फिर +2 +3 +4 +5 +6, फिर अगला Mn का +7 एक्सेप्शनल नहीं है इसलिए +1 इसका होगा नहीं। फिर आगे देखो घट रहा है 6 5 4। ठीक है, 4 तक जाने के बाद उसके बाद क्या होगा कि कॉपर का आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि इसका भी एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 और +2, और फिर जिंक का सिर्फ +2।
मैंने आपको बताया भी था जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाया था तो ये S के इलेक्ट्रॉन एक ही साथ निकल जाएंगे, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे चाहे 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो देखो S के दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाएंगे तो +2, और फिर D में 1 इलेक्ट्रॉन बचा होता है तो +3। हमने आपको ये बताया था कि जब हम इस कैडमियम से कहां तक निकल तक जाएंगे तो हमको सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हमको छूना भी नहीं है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के साथ साथ जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मिलेगा वो हम लिखते चले जाएंगे। जैसे टाइटेनियम में अगर हम बात करें तो 4s2 3d2 होता है, S के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो +2, फिर 1 इलेक्ट्रॉन D का निकला तो +3, फिर 1 इलेक्ट्रॉन D का निकला तो फिर क्या हो जाएगा +4। 2 इलेक्ट्रॉन D के एक बारी बारी से निकलेंगे और S के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही साथ निकल जाएंगे, चाहे 2 चाहे 1। लेकिन आपको ध्यान देना है कि क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ D से निकलता है, कहां? कॉपर में S का 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन D का निकलता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 और जिंक का +2। तो ये रही बात किसके बारे में? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट के बारे में। अब देखो अगर इसी के अंतर्गत हम बात करें लो ऑक्सीडेशन स्टेट और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कंडीशन की, तो देखो जो एलिमेंट या एटम डी ब्लॉक के लो ऑक्सीडेशन स्टेट तो करते हैं, ठीक है, क्या तो करते हैं? लो ऑक्सीडेशन स्टेट, वो किसके साथ जुड़ते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ जुड़ते हैं। और चूंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ जुड़ेंगे। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करेगा क्या? मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मेटल और जुड़ेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा? मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। हमने आपको पहले ही बताया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी मेटल से जुड़ेंगे तो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जबकि वीक फील्ड लिगेंड स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से कम स्टेबल क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट या डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे तो ये क्या करेंगे? ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, लेकिन किसके साथ बनाएंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ बनाएंगे। और क्या बनाएंगे? मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। हमने आपको बताया था कि जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मेटल से जुड़ता है तो 2 तरह के बॉन्ड बनाता है, एक सिग्मा और एक पाई। जब लिगेंड क्या करता है? अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट करता है, ठीक, तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर मेटल के पास उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लो है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो मेटल के पास जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वो भी क्या करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो देखो जब लिगेंड क्या करेगा? अपना लोन पेयर मेटल को देगा तो क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और जब मेटल क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लिगेंड को देगा, लेकिन ये तभी दे सकता है जब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये अपना इलेक्ट्रॉन जो पहले से मौजूद है वो क्या करेगा? लिगेंड को ट्रांसफर करेगा, तो क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, कौन? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होंगे वो क्या होते हैं? सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब लोन पेयर अपना डोनेट करेंगे लिगेंड मेटल को तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और जब मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, जब मेटल इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा लिगेंड को तो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं। या इनको और क्या कहते हैं? इस पाई बॉन्ड को हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन। क्या कहते हैं? बैक बॉन्डिंग और बैक डोनेशन। लिगेंड अपना मेटल को जब लोन पेयर दे रहा है तो सिग्मा बना रहा है, और जब मेटल से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो पाई बॉन्ड बना रहा है। तो मेटल देखो, मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल दे रहा है डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन और लिगेंड ले रहा है पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। मेटल दे रहा है डी ऑर्बिटल से, लिगेंड के पी ऑर्बिटल में। तो मेटल जब डी ऑर्बिटल से दे रहा है तो पाई बॉन्ड बना रहा है, और जब लिगेंड अपने पी ऑर्बिटल में ले रहा है तो पाई बॉन्ड बना रहा है। इसीलिए इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? डी पाई पी पाई बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डी पाई पी पाई बॉन्ड, ठीक है। लेकिन ये तभी बनेगा जब मेटल किससे जुड़ा होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, ठीक है, समझ गए? तो डी पाई पी पाई बॉन्ड बनता है, इसी को हम बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन भी कहते हैं, ठीक है, समझ गए? तो ये रहा किसका? लो ऑक्सीडेशन स्टेट की कंडीशन मेटल की। जब अगर मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कंडीशन में होगा, ठीक है, इसमें होगा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कंडीशन में, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कंडीशन में क्या होगा कि मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा लोअर वाले में कितना होगा? या तो 0 या तो +1 या तो रेयर कंडीशन में -1 भी हो सकता है। अगर यहाँ हम बात करें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 या +2 से हायर होगा। और जब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? हायर होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? हायर होगा।
उस कंडीशन में ये किस तरह के लिगेंड से जुड़ेगा, उस कंडीशन में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ेगा मेटल, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ेगा, जैसे F-Cl- OH- ये सब क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इनसे ये सिर्फ क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, मतलब लिगेंड से सिर्फ लोन पेयर देगा, अपने पास से मेटल इलेक्ट्रॉन कोई इनको शेयर नहीं करता। इसीलिए यहाँ सिर्फ मेटल और लिगेंड के बीच क्या बनता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्योंकि ये क्या है, ये जो लिगेंड है ये वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड का जो नेचर होता है वो सिर्फ सिग्मा डोनर का होता है, पाई एक्सेप्टर का नहीं होता। और चूंकि मेटल भी इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा होने के कारण इसके पास पहले से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो आसानी से दे सके। ठीक है, तो ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना के क्या होते हैं, ये सिर्फ लिगेंड सिग्मा डोनर होते हैं, पाई एक्सेप्टर नहीं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट उसको करते हैं क्योंकि इन मेटल के पास लार्ज सरफेस एरिया होता है, और आपको पता है कि कैटालिस्ट के पास अगर लार्ज सरफेस एरिया है तो क्या करेगा, रिएक्टेंट को अपने सरफेस पे अटैच करा के दोनों के बीच रिएक्शन करवा देगा, और रिएक्टेंट फाइनली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, समझ गए। और क्या, और आपको पता भी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन-कौन से कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, कौन-कौन से रिएक्शन करवाते हैं। इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का फॉर्मेशन। इसमें कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, आयरन कैटालिस्ट के रूप में यूज होता है, और मॉलिब्डेनम जो होता है वो प्रमोटर के रूप में यूज होता है, एक्टिवेटर के रूप में यूज होता है। ठीक है, हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का फॉर्मेशन में आयरन कैटालिस्ट की तरह और मॉलिब्डेनम एक्टिवेटर या प्रमोटर की तरह यूज किया जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें इसकी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की, ऑयल या फैट का हाइड्रोजनेशन जब कराया जाता है और क्या बनता है, वनस्पति घी बनता है, उसमें कैटालिस्ट कौन यूज होता है, निकिल और पैलेडियम। ठीक है, ये यूज किया जाता है इसमें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में। अगर हम प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाक्साइड की बात करें तो इसका यूज किया जाता है, इसका भी यूज किया जाता है अमोनिया को बनाने के लिए, लेकिन हैबर प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, अमोनिया यहाँ बनता जरूर है। एक और कैटालिस्ट होता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट, जिसमें क्या यूज होता है, टाइटेनियम यूज होता है। इसका यूज किया जाता है पॉलीथीन को बनाने के लिए। ठीक है, पॉलीथीन को बनाने के लिए, समझ गए। और एक कैटालिस्ट है जिसका नाम है पेंटन्स रिएजेंट। पेंटन्स रिएजेंट का फार्मूला होता है FeSO4 H2O2। ठीक है, मतलब FeSO4 फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिक्सचर को क्या कहा जाता है, पेंटन्स रिएजेंट कहा जाता है। पेंटन्स रिएजेंट क्या करता है, अल्कोहल कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराता है और अल्कोहल बदल जाता है किसमें, एल्डिहाइड। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाएगी इसमें। तो अगर हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करें तो तीन तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हम मेनली देखते हैं, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, अगर इसको हम क्या माने मैग्नेटिक फील्ड और इसको हम क्या माने सब्सटेंस, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने के बाद वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा स्लाइटली रिपेल किए जाते हैं, तो क्या होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी या इस बिहेवियर को क्या कहा जाता है, डायमैग्नेटिज्म कहा जाता है। अब अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जब आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वो क्या होगा, वीकली अट्रैक्ट होगा। क्या होगा, वीकली अट्रैक्ट। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे ऑर्बिटल पेयर्ड होते हैं। जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की केस की अगर हम बात करें तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने के बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने के मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने के बाद भी अगर मैग्नेटिक फील्ड हम हटा देंगे तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर बना रहता है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और इनके बिहेवियर को क्या कहा जाता है, फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा स्लाइटली रिपेल किए जाते हैं, इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे ऑर्बिटल क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली अट्रैक्ट होते हैं और इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास, उतना ही ज्यादा उनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। ठीक है, ठीक है, और इनके बिहेवियर को हम क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक।
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के सब्सटेंस होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड चले जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड हटा देने के बाद भी इनमें मैग्नेटिक बिहेवियर बना रहेगा। एग्जांपल के लिए आयरन, कोबाल्ट, निकेल 26, 27, 28। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें इसमें तो देखो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होता है, ठीक, उसमें अभी हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम बता रहे हैं आपको मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। तो देखो अगर हम बात करें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम का चक्कर लगा रहा है तो दो तरह से चक्कर लगाता है। एक क्या करता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है जिसको हम क्या कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, और एक न्यूक्लियस को चारों तरफ तो घूमता ही है, अपनी स्पिन पे भी घूमता है, मतलब अपनी स्पिन पे घूमते हुए न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। तो अपनी स्पिन पे जब घूमता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और जब ऑर्बिटल मोशन करता है मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है तब भी क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, यहाँ जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ऑर्बिटल मोशन करने के कारण उसको क्या कहोगे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और इसके कारण जो आएगा स्पिन मोशन करने के कारण उसको कहोगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो किसके कारण होगा, म्यू एल, मतलब एल फॉर ऑर्बिटल मोशन, और यहाँ क्या है म्यू एस, एस फॉर स्पिन मोशन। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो दिस इज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो ऑर्बिटल मोशन करने के दौरान क्या हुआ आया, और दिस इज द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट तब आया जब इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन कर रहा था। ठीक है, तो अगर हम टोटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के केस में जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कैंसिल कर दिया जाता है। कैंसिल करने का मतलब कि जो एल की वैल्यू होगी वो 0 होगी तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो किसके कारण होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के कारण। बकिया ये तो क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। इसीलिए जब हम डी ब्लॉक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए या मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखने जाते हैं तो हम म्यू लिख सकते हैं या म्यू एस लिख सकते हैं या म्यू एस ओ लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब म्यू मतलब टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू एस मतलब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, या म्यू एस ओ मतलब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट n प्लस 2 bm, bm फॉर बोहर मैग्नेटार, जो यूनिट होती है किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट की। तो ये फार्मूला होता है कैलकुलेट करने का, हमने आपको ढेर सारे एग्जांपल करवाए भी थे। ठीक है, क्या कि आंसर दे दिया था आपको और पूछ रहा था कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, n क्या है, n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेड की वैल्यू, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम फार्मूले में रखते हैं, हम निकाल लेते हैं। तो देखो मैंने आपको तरीका बताया था कि जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट सीधे आप आंसर में क्या लिख देंगे, 1.73। जब 2 होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन तो क्या लिखोगे, 2.8, और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो लिख दोगे 3.9, 4 होगा 4.9, 5 होगा तो 5.9। क्लियर है। कुछ क्वेश्चन दिया है कि Mn डबल प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, Mn मतलब मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5 कह रहा है Mn डबल प्लस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो कहां से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, s से, तो s से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा 3d5, कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 5 हो गई। n की जगह आप क्या रखोगे 5, तो हो जाएगा क्या, 5 7 7 25 35, अंडर रूट 35 आ जाएगा। अब या तो अंडर रूट की वैल्यू आप क्या करो, कैलकुलेट कर को ले आओ, या तो मैंने आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 होगा सीधे आप आंसर 5.9 bm लिख के आगे बढ़ जाएंगे, या तो इसको कैलकुलेट करिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करें कलर फॉर्मेशन या डी ट्रांजिशन पे। तो डी ट्रांजिशन को अगर हम बात करें तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ही डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी, और जब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी तो लोअर डी ऑर्बिटल टू अपर डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन होगा, जिसको क्या कहा जाएगा, डी ट्रांजिशन। क्या कहा जाएगा, डी ट्रांजिशन। ठीक है, जैसे कि देखो फिगर में हमने आपको बताया था कि स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल में। तो जैसे मान लो क्वांटेशन कंपाउंड में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो लिगेंड आता है वो कहां से आता है, वो आता है एक्सिस से, ऑक्टाहेड्रल कहां से आता है, एक्सिस से। ठीक है, अपना लोड पेयर डोनेट करते हैं। इसका मतलब कि मेटल के वे ऑर्बिटल जो एक्सिस पे जिनके लोड होंगे, जिनके लोड कहां होंगे, अलोंग द एक्सिस,
उनके बीच और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन हो जाएगा और मेटल के जिन ऑर्बिटल के लोग अलोंग द एक्सिस होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और मेटल के वे ऑर्बिटल जिनके लोग इन बिटवीन द एक्सिस हैं वो लिगेंड के पाथ में नहीं आ रहे हैं मतलब वहां रिपल्सन कम होगा और रिपल्सन कम होगा तो उनकी एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी। क्योंकि जब रिपल्सन होता है तो एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मेटल के 5 d ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से, dxy, dyz और dzx और dx² y² और dz²। ठीक है, जिसमें 3 ऑर्बिटल कौन कौन से, dxy, dyz और dzx जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, T2 कहा जाता है ग्रुप थियरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, T2 कहा जाता है और इनके लोग कहाँ होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। और अगर हम बात करें dx² y² की तो dx² y² की अगर हम बात करें और dz² की अगर हम बात करें तो ये जो 2 ऑर्बिटल होते हैं इनको ग्रुप थियरी में ई कहा जाता है और ये क्या होते हैं, इनके लोग एक्सिस पे होते हैं इसीलिए इनको एक्सियल ऑर्बिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सियल ऑर्बिटल। तो लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करने एक्सिस से आ रहा था, इसका मतलब ये जो दोनों ऑर्बिटल है उसके पाथ में आएंगे और लिगेंड रिपल्सन काज करके इन दोनों की एनर्जी बढ़ा देगा, मतलब ई की एनर्जी बढ़ा देगा। और अगर हम बात करें तीनों ऑर्बिटल की dxy, dyz और dzx, इनके लोग इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं मतलब लिगेंड के पाथ में नहीं आ रहे हैं, यहाँ रिपल्सन होगा पर कम होगा और इनकी एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी। एक टर्म होता है G फॉर जीरेट, G फॉर जीरेट। और ऑक्टाहेड्रल में जीरेट लगता है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ऐसी ज्योमेट्री होती है कहीं से भी हम प्लेन डालेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ में क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसीलिए जीरेट कहेंगे। तो देखो इसको क्या देंगे, T2G और इसको क्या कह देंगे, EG इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल हम G नहीं कहेंगे, सिर्फ T2 और E कहेंगे क्योंकि उसमें क्या होता है कि प्लेन डालने पे वो 2 इक्वल हाफ में कहीं से निपटता नहीं है। ठीक है, मतलब वो जीरेट नहीं होता, क्या होता है, अनजीरेट। तो ये जीरेट है तो क्या कहोगे, T2G और EG। जैसा कि देखो यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या स्ट्रक्चर बना है, कैसे देखो, मेटल के पहले 5 ऑर्बिटल जब मेटल आयन के रूप में था तो इसके जो 5 ऑर्बिटल थे, 5 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम है और ये एक साथ हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, 5 डिजनरेट ऑर्बिटल। लेकिन जब लिगेंड आया और मेटल को सराउंड किया तो लिगेंड ने क्या किया, मेटल की एनर्जी को बढ़ा दिया और मेटल की एनर्जी क्या हो गई, पहले से बढ़ गई। ठीक है, तो देखो यहाँ एनर्जी दिखाया गया है। ठीक है, मेटल की एनर्जी क्या होगी, पहले से बढ़ गई जब लिगेंड क्या किए, मेटल को सराउंड किया। लेकिन जब लिगेंड मेटल से जुड़ गए तो आपको पता है जो रास्ते में आएंगे तो 2 ऑर्बिटल रास्ते में आते हैं लिगेंड के, इनके लोग कहाँ होते हैं, अलोंग द एक्सिस, और लिगेंड भी लोन पे डोनेट करने आ रहा है कहाँ से, अलोंग द एक्सिस। तो dx² y² और dz² ये दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा और इनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और ये जो 3 ऑर्बिटल हैं जिनके लोग इन बिटवीन द एक्सिस हैं, इनके और लिगेंड के बीच रिपल्सन कम होगा और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच, जिसके कारण इनकी एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी। तो इनकी एनर्जी घट गई क्योंकि रिपल्सन कम हुआ और इनकी एनर्जी बढ़ गई क्योंकि रिपल्सन ज्यादा हुआ। अब देखो, अब जो 5 d ऑर्बिटल थे जो एक साथ थे 5 डिजनरेट ऑर्बिटल, उसमें 3 ऑर्बिटल एक साथ हो गए और 2 ऑर्बिटल एक साथ हो गए। अब इस 2 ऑर्बिटल एक साथ हैं तो डबल डिजनरेट कहोगे, 3 ऑर्बिटल एक साथ हैं तो ट्रिपल डिजनरेट कहोगे। ठीक है, ये जो मिड पॉइंट है इसको बैरी सेंटर कहते हैं। यहाँ k इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, एनर्जी क्या माना जाता है, 0, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। ठीक है, ये जो गैपिंग है इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा ओ। डेल्टा ओ मतलब क्या, CFSC, या इसको हम 10 dq भी कहते हैं। ठीक है, 10 dq, डेल्टा ओ या 10 dq। बैरी सेंटर से जो नीचे की वैल्यू होती है, ठीक है, ये गैपिंग कम होती है और ये गैपिंग ज्यादा होती है, इधर में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये गैपिंग कम होगी और ये गैपिंग कम का मतलब क्या कि ये जो गैपिंग होगी वो -0.4 डेल्टा ओ होगी, या dq में बदलोगे तो देखो जब डेल्टा ओ को dq में बदला जाता है तो 10 मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 dq हो जाएगा और जब dq को डेल्टा ओ में बदलोगे तो 10 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -0.4 डेल्टा ओ या 4 dq, -4 dq। ये वैल्यू हो जाएगी बैरी सेंटर से नीचे की फॉर T2G और ये वैल्यू हो जाएगी फॉर EG, ये वैल्यू होगी +0.6 डेल्टा ओ या 6 dq। ठीक है, और ये टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी ये क्या हो जाएगी 10 dq या डेल्टा ओ।
ठीक है। हमने एग्जांपल किसका लिया है, टाइटेनियम ट्रिपल प्लस का। तो टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है 4s2 3d2, ठीक है। तो कह रहा है +3 चार्ज मतलब s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और d का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ d का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को के थ्रू हम क्या देखेंगे, रेडी ट्रांजिशन देखेंगे। तो देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसको क्या मिलेगी, विजिबल रेंज की एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी, विजिबल रेंज की एनर्जी। और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर स्टेट टू हायर स्टेट चला जाएगा। कहां चला जाएगा, लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, ठीक है। तो Hν में एनर्जी पाया, इलेक्ट्रॉन जंप करके T2G से कहां चला गया, Eg में। अभी पहले तो इलेक्ट्रॉन जा कहां से रहा है, ये T2G किसका ऑर्बिटल है, T2G ऑर्बिटल है d का, और जा कहां रहा है, Eg में। Eg किसका ऑर्बिटल है, d का, ठीक। और इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट जाता है तो उसको ट्रांजिशन कहा जाता है। तो इसको क्या कहोगे, डीवी ट्रांजिशन। क्या कहोगे, डीवी ट्रांजिशन। यही क्या है, डीवी ट्रांजिशन। इसमें इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल टू कहां जाता है, हायर लेवल, इसी को क्या कहोगे, डीवी ट्रांजिशन। और चूंकि कलर क्यों आता है यहाँ, तो चूंकि एब्जॉर्ब कर रहा है ये जो एनर्जी वो विजिबल रेंज की एब्जॉर्ब कर रहा है, और विजिबल रेंज में कलर होते हैं प्योर, ठीक है। विजिबल रेंज में क्या होते हैं, कलर होते हैं। यही ऐसा रेंज होता है जो हमको दिखता है, ठीक है, समझ गए। हम लोग क्या है, विजिबल रेंज दिखता है। तो ये किस कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन येलो, दो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है। और आपको पता है, देखो कलर की अगर हम बात करें तो इसमें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर की बात। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, जो कलर एब्जॉर्ब होता है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट होता है, और जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वही कलर हमको दिखता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो कह रहा है कि ग्रीन और येलो कलर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड कलर रिफ्लेक्ट होगा, और येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर वायलेट कलर रिफ्लेक्ट होगा, मतलब मिक्सअप कलर आएगा, ठीक है। तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड आएगा कलर, क्योंकि ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ था, रेड क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। और येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या, वायलेट कलर रिफ्लेक्ट होगा, और दोनों कलर ऐड होके इसका जो कलर आएगा टाइटेनियम का वो पर्पल कलर आएगा। कैसा आएगा, पर्पल कलर। तो आपको डीवी ट्रांजिशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टेबल दिया हुआ है कलर का, वो कलर का टेबल आप देख लेंगे। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर के बारे में बताया गया है कि ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, रेड है। येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, वायलेट है। और ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, ब्लू। तो जो कलर एब्जॉर्ब होगा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट होगा, और जो कलर रिफ्लेक्ट होगा वही कलर हमको दिखेगा। ग्रीन कलर एब्जॉर्ब होगा तो रिफ्लेक्ट होगा रेड, तो रेड हमको दिखेगा। रेड कलर एब्जॉर्ब होगा तो रिफ्लेक्ट होगा ग्रीन, तो ग्रीन कलर हमको दिखेगा। क्लियर है। देखो बेटा, आपको कलर का टेबल दिया हुआ है, इसमें से आप देख लीजिएगा। ये आयंस दिए हुए हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। ये आयंस होगा तो d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और कलर दिया हुआ है। तो देखो, अगर हम कलर की बात करें तो कुछ केसेस ऐसे हैं जहां कलर नहीं होगा। ये पहले बताओ, अगर b 0 हो, d में कोई इलेक्ट्रॉन ही ना हो, तो d ट्रांजिशन होगा, d ट्रांजिशन नहीं होगा। और जब d ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर नहीं आएगा। इसका मतलब जब b 0 होगा तो कलरलेस होगा। और अगर d 10 होता, d 10 के केस में क्या होगा, d ऑर्बिटल पूरा का पूरा भरा होगा, ट्रांजिशन के लिए जगह होगी ही नहीं, तो d 10 के केस में भी क्या होगा, कलरलेस होगा। बात समझ में आई। इसका मतलब कि d0 और d10 दो कंडीशन आप याद रखिएगा। अगर ये किसी मेटल या एलिमेंट का, मेटल एटम या एलिमेंट का अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है d0 या d10, तो इस कंडीशन में क्या होगा, d ट्रांजिशन नहीं होगा, और d ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर नहीं आएगा। तो देखो d0 के दो केसेस हैं जहां कलरलेस है, और एक केस होगा d10 का, ठीक है। d10 के जो दो केसेस हैं यहाँ भी क्या है, कलरलेस है, बाकी में कलर आ रहा है। कलर कैसे आप देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर आप चेक कर लेंगे। इसका मतलब जो कलर एब्जॉर्ब होगा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट होगा, वही कलर आ रहा होगा। क्लियर है। देखो बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे डी ब्लॉक में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट? तो पहला कारण क्या है कि इनकी जो एटॉमिक और आयनिक साइज होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। और दूसरा कारण क्या है, इनके पे हाई पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ज्यादा होता है। और तीसरी कंडीशन क्या है, एक तीसरी कंडीशन है कि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिसमें लिगेंड के द्वारा दिए गए लोन पेयर को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब यही तीन रीजन ही क्या करते हैं
डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी देते हैं? कौन सा? पहला पॉइंट साइज छोटी होना, दूसरा पॉइंट हाई पॉजिटिव चार्ज होना, और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है वैकेंट डी ऑर्बिटल का होना, जिसमें क्या करता है, लोन पेयर लिगेंड के द्वारा दिया गया लेता है और उसे क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है। हमने आपको बताया था कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मेटल के साथ जुड़ते हैं और लोन पेयर डोनेट करते हैं तो क्या बनाते हैं? वो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड जब जुड़ते हैं तो वो लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। टॉपिक में हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है। तो मेटालिक क्रिस्टल से एटम को फ्री करने के लिए या एटम बाहर करने के लिए जो हम बाहर से हीट देते हैं वही क्या कहलाता है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी मतलब हीट, जो हीट हम बाहर से दे रहे हैं, और एटमाइजेशन मतलब क्या? मेटल के क्रिस्टल से एटम को बाहर करना। तो किसी मेटल के क्रिस्टल से एटम को बाहर करने के लिए जो हम बाहर से हीट देते हैं वही क्या कहलाता है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये जो तीन एलिमेंट होते हैं इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब ये कम ही हीट में क्या होते हैं? बाहर हो जाते हैं, इसलिए इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होता है, और बाकी एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? ज्यादा होता है। इनको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हीट देनी पड़ती है, तब जाके वो एटम के रूप में क्या होते हैं? क्रिस्टल से बाहर निकलते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? नोबेल एटम कहा जाता है। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड की। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ये जो अरेंज होते हैं, जिनके अरेंजमेंट से क्या होता है? स्मॉलर स्पेस बचा होता है, उस स्मॉलर स्पेस में क्या करते हैं? छोटे साइज के एटम को क्या करते हैं? अपने क्रिस्टल में लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन, और वो वैकेंट स्पेस में जब एटम जाके ऑक्युपाई करते हैं स्पेस को, तो वो चूंकि क्या कहते हैं? उस स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट, और इंटरस्टिशियल साइट में जब जाके स्पेस ऑक्युपाई करते हैं तो उससे बने हुए कंपाउंड क्या कहलाते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्योंकि इनकी साइज छोटी होती है इसीलिए वो स्पेस ऑक्युपाई कर लेते हैं ये, और जिसके बाद जो मेटल क्रिस्टल होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है। मतलब इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं और बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें स्टील या कास्ट आयरन, वो ऐसे ही बनता है, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड नहीं होते हैं। मतलब एक फिगर के थ्रू हम समझें, अगर फिगर के थ्रू हम समझें तो देखो ये फिगर है, इसमें क्या दिखाया गया है कि ट्रांजिशन एटम है, ठीक है, और ट्रांजिशन एटम का जो अरेंजमेंट है बीच बीच में देखो ये खाली स्पेस है ना, ये खाली स्पेस में क्या होगा कि वो जो स्मॉल साइज के एटम थे ऑन हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन जाके क्या होंगे? फिट हो जाएंगे, और ये बोलो जब फिट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं स्पेस भर जाएगा, और ये क्या होगी? इनकी स्ट्रांगनेस बढ़ जाएगी, ये मजबूत कंपाउंड बनाते हैं, और उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। चूंकि इंटरस्टिशियल वाइड या इंटरस्टिशियल साइट होता है जिसमें जाके स्मॉलर साइज के एटम स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, और इनसे बने हुए कंपाउंड क्या कहलाते हैं? जैसे देखो एक ट्रैप्ड एटम है, मतलब इंटरस्टिशियल साइट में ये स्मॉलर साइज के एटम आके, ठीक है, स्पेस ऑक्युपाई कर लिए हैं, तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या कहलाएगा? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या कहलाएगा? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इसलिए क्योंकि ये इंटरस्टिशियल वाइड या इंटरस्टिशियल साइट में जाके स्मॉलर साइज के एटम स्पेस ऑक्युपाई करके ये कंपाउंड बना रहे हैं। ये बहुत ही हार्ड होंगे, ये क्या होंगे? बहुत ही हार्ड होंगे, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो रही बात किसके बारे में? इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट से एक सेल अंदर होता है, क्या? ये जो सेल होता है, ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या एंटी पेनल्टीमेट सेल। क्या कहते हो? एंटी पेनल्टीमेट सेल। जो आउटर होता है वो क्या होता है? अल्टीमेट, जिसमें एस और पी आते हैं। एक इनर जो होता है वो क्या होता है? पेनल्टीमेट, जिसमें डी सबसेल आता है, और एक जो होता है वो क्या होता है? एंटी पेनल्टीमेट, जिसमें क्या होता है? एफ सबसेल आता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट वे एलिमेंट होंगे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा? एफ सबसेल में। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो n-2 n-2 फॉर एंटी पेनल्टीमेट। एफ में हम 1 to 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और n-1 d इसमें 0 to 1 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और n-2 दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। n-1 मतलब क्या? पेनल्टीमेट, और n मतलब अल्टीमेट। अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 f 1 to 14, फिर n-1 d 0 to 1 और फिर n-2, ठीक है। ये क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में देखो हमको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है लैंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज आपके सिलेबस में नहीं है। लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज होते क्या हैं?
लैंथेनाइट सीरीज की अगर हम बात करें तो इनकी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट लैंथेनम से मैच करती है, जिसके कारण इसका नाम क्या रख दिया गया, लैंथेनाइट्स। ठीक है, और एक्टिनाइट हम किसे कहते हैं, एक्टिनाइट की अगर हम बात करें तो इनकी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट एक्टिनम से मैच करती है, इसीलिए इनको एक्टिनाइट्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम लैंथेनाइट्स की बात करें तो लैंथेनाइट एलिमेंट चालू होता है सीरियम 58 टू ल्यूटेरियम 71, और एक्टिनाइट की बात करें तो ये चालू होता है थोरियम 92 लावरेंसियम 103। ठीक है, 14 एलिमेंट लैंथेनाइट्स में है और 14 एलिमेंट एक्टिनाइट्स में है। ठीक है, जबकि सीरीज की अगर हम बात करें तो सीरीज में लैंथेनम और एक्टिनम भी शामिल करा लिया जाता है। क्लियर है? तो ये तो बात रही किसकी, ये ब्लॉक एलिमेंट है, इसकी लैंथेनाइट एलिमेंट। हमने आपको लर्न करने का तरीका भी बताया था। क्या तरीका बताया था? लैंथेनाइट एलिमेंट की सीरियम से चालू होता था। ठीक, तो हमने आपको बताया था सिर पर नदी प्रेम समाया, यूं गदगद तब दिल हुआ, एकलव्य तुम ये लूटो। इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा ये 58 से चालू होता है सीरियम 58 टू ल्यूटेरियम 71। आप क्रम से क्या करेंगे, नंबर पढ़ते चले जाएंगे आगे और एटॉमिक नंबर इनका क्या होगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, 58, 59, 60, 61, 62 ऐसे 71 तक। ठीक है, सीरियम 58 से चालू होता है। ठीक है, तो देख लो, सिर पर नदी प्रेम समाया, यूं गदगद तब दिल हुआ, एकलव्य तुम ये लूटो। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ठीक समझ गए। अब ये सिंबल है, ये नेम है, और ये एटॉमिक नंबर है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको आप लर्न कर लीजिएगा। अब हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो जो लैंथेनाइट सीरीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 होता है। क्या होता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइट इज मोर स्टेबल। कुछ कंडीशन में +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पाए जाते हैं, लेकिन ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट भी जो एलिमेंट ये शो करते हैं +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी कहाँ जाना चाहते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, लैंथेनाइट में मोर स्टेबल होता है, इसीलिए +2 और +4 वाले भी कहाँ जाना चाहते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर हम +2 वाले की बात करें तो शो करते हैं, तो कौन शो करता है, EuYB, EU F7 कंडीशन और YB F14 कंडीशन। ठीक है, EU F7 कंडीशन और YB F14 कंडीशन होता है। मतलब ये +2 और +4 तभी शो करेंगे या तो इनका F पूरा खाली हो, या तो F आधा भरा हो, या तो F पूरा भरा हो। ठीक है, मतलब हम ये कहें कि +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइट शो करते जरूर हैं, ये जरूर शो करेंगे +2 और +4, लेकिन मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होता है। ये +2 और +4 से कहां जाना चाहते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। तो कौन कौन से ऐसे हैं जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? ठीक है, तो +2 और +4 शो करने वाले कौन है? +2 शो करता है EU। ठीक है, F7 कंडीशन मैंने आपको बताया ही, +2 और +4 कब शो करेंगे, जब F0 होगा, F7 होगा और F14 होगा। तो +2 शो करने वाला EU F7 कंडीशन, YB F14 कंडीशन, मतलब आधा भरा है, पूरा भरा है, और यहाँ CE F0 कंडीशन, DB 7 कंडीशन। ठीक है, प्लस CB के केस में क्या है, F7 कंडीशन, मतलब या तो ऑर्बिटल पूरा खाली हो, या तो ऑर्बिटल आधा भरा हो, या तो ऑर्बिटल पूरा भरा हो। उस कंडीशन में +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइट शो करेंगे जरूर। ठीक है, स्टेबल भी होते हैं, लेकिन स्टेबल होने के बाद भी मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, और ये +2 और +4 से कहां जाना चाहते हैं, +3 में। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई सेम ट्रेंड लेके चलना, सिग्मा और जेड स्टार के आधार पे जेड स्टार बढ़ेगा तो साइज छोटी होगी, सिग्मा बढ़ेगा तो साइज बड़ी होगी। और हम आपको बताएं कि अगर साइज की हम बात करें तो F++, मतलब कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की कंडीशन में तो जो लैंथेनाइट सीरीज होते हैं, अगर हम सीरियम को कहां जाए, ल्यूटेरियम, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे साइज क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। साइज क्या होगी, छोटी हो जाएगी। इसका मतलब हम ये बात करें तो हमें कह सकते हैं कि सीरियम के केस में साइज सबसे बड़ी होगी, जबकि ल्यूटेरियम के केस में साइज क्या होगी, सबसे छोटी होगी। क्योंकि सीरीज में लैंथेनम भी हम शामिल कराते हैं, तो हम लैंथेनम से स्टार्ट करते हैं,
लैंथेनम के केस में क्या होगी, साइज सबसे बड़ी होगी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे साइज क्या होगी, छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, और ये साइज क्यों छोटी होती है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f इलेक्ट्रॉन। f का जो इलेक्ट्रॉन है उतना सिग्मा लगा नहीं पाता, और जब सिग्मा कम लगता है मतलब रिपल्सन कम होता है तो क्या होता है कि अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और चूंकि यहाँ जो रिपल्सन का काम कर रहा है f का इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ठीक है, और चूंकि हम लैंथेनाइड सीरीज पर पढ़ रहे हैं इसीलिए हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि f का इलेक्ट्रॉन अच्छे से शील्डिंग नहीं कर पाने के कारण ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब साइज क्या हो जाती है, इतनी छोटी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और इस कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f इलेक्ट्रॉन। f इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो जाने के कारण ये अच्छे से शील्डिंग कर नहीं पाता, क्योंकि अगर हम शील्डिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा शील्डिंग s का इलेक्ट्रॉन करता है, फिर d का करता है, फिर d का करता है, और सबसे घटिया या सबसे चौपट शील्डिंग करता है कौन, f का इलेक्ट्रॉन। पुअर शील्डिंग काज करता है, और पुअर शील्डिंग के कारण क्या होता है, इनकी साइज छोटी हो जाएगी, और इनकी साइज छोटी होने के कारण इसको क्या कहते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्योंकि f का इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से कर नहीं पा रहा है, और f का इलेक्ट्रॉन ठीक लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज में क्या करता है, एंट्री करता है, क्या करता है, एंट्री करता है। ठीक है, हम बात करेंगे काज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का जिम्मेदार कौन है, किसके कारण से लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो हमने अभी आपको बताया कि f के इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा होता है, f का इलेक्ट्रॉन अगर शील्डिंग कर लेता तो ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, f का इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग काज करता है, यही कारण है कि साइज क्या होती है, छोटी होती है। लैंथेनम से जब हम ड्यूटेरियम की तरफ बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि साइज छोटी होती चली जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसके परिणाम क्या हुए, तो देखो परिणाम क्या हुए, सबसे बड़ी साइज लैंथेनाइड सीरीज में La++ की है, फिर सबसे छोटी किसकी है, Lu++ की, इसकी कितनी 106 पिकोमीटर, उसकी कितनी है 85 पिकोमीटर। और आपको पता है देखो पहला जो हेडिंग है इसका क्या, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का मतलब क्या कि सबसे बड़ी साइज La++ की होगी और सबसे छोटी साइज Lu++ की होगी। ठीक है, इससे बेसिसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसकी साइज बड़ी होती है उसकी बेसिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, बेसिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, जब नीचे आपको नीचे वाले पॉइंट में बताएंगे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिसिटी की, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिसिटी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनिसिटी घटेगी, और साइज घटेगी तो इलेक्ट्रॉनिसिटी बढ़ेगी। तो इसकी साइज ज्यादा थी तो इलेक्ट्रॉनिसिटी कम है, और इसकी साइज कम थी तो इसकी इलेक्ट्रॉनिसिटी क्या है, ज्यादा है। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिसिटी। अब हम बात करेंगे बेसिसिटी की, तो बेसिसिटी क्या होता है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब साइज बढ़ेगी तो बेसिसिटी बढ़ेगी, और साइज घटेगी तो बेसिसिटी घटेगी। तो सबसे ज्यादा साइज किसकी है, La++ की, मतलब इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी। अगर हम मान लो OH माइनस जोड़े तो 3 OH माइनस जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा LaOH थ्राइस और LuOH थ्राइस। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी इसी की होगी क्योंकि इसकी साइज सबसे बड़ी है, और सबसे कम बेसिसिटी इसकी होगी क्योंकि इसकी साइज क्या है, छोटी है। क्लियर, हम क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑन द केमिस्ट्री ऑफ पार्ट लैंथेनाइड एलिमेंट, मतलब लैंथेनाइड एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट है जैसे डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, उन पे क्या प्रभाव पड़ा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। तो देखो हमने आपको बताया कि अगर हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एफ ब्लॉक को तो प्रभावित करता ही है, साथ में डी ब्लॉक और पी ब्लॉक को भी प्रभावित करता है। एस ब्लॉक पे इसका इफेक्ट क्या होता है, ना के बराबर होता है या कम होता है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में बात करें तो देखो क्या फर्क पड़ता है। ग्रुप में हम नॉर्मली ट्रेंड क्या जानते हैं, नॉर्मली हम ट्रेंड जानते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ती है। ठीक है, रेडियाई क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन देखो फर्स्ट ट्रांजिशन से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जाओगे तो देखो रेडियाई बढ़ रही है, लेकिन जब सेकंड से थर्ड में जाओगे तो या तो रेडियाई घट जाएगी या तो सेम रहेगी, मतलब साइज बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में आने पे साइज बढ़ रही है, लेकिन सेकंड से थर्ड में जाने पे साइज बढ़ नहीं रही है, साइज कांस्टेंट या घट जाएगी। इसका कारण क्या है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि यहाँ अगर इस केस में हम देखें, ठीक, तो इस केस से जब हम यहाँ आते हैं तो हम क्या देखते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव पड़ता है और साइज क्या होती है, घट जाती है। साइज क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि F का इलेक्ट्रॉन एंट्री मार देता है। जब तक यहाँ से यहाँ तक की हम बात करें तो D का इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या अच्छी शील्डिंग करता है, इसके कारण क्या होता है, रिपल्सन होने के कारण साइज घटती नहीं है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ती है।
लेकिन जब F का इलेक्ट्रॉन एंट्री मार देता है तो F का इलेक्ट्रॉन पूरा से लिंक काज करता है, जिससे वो रिपल्सन काज नहीं कर पाएगा अच्छे से। इससे क्या होगी कि रिपल्सन कम होगा और अट्रैक्शन ज्यादा होगा, साइज क्या होगी घट जाएगी। मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़नी चाहिए और साइज क्या हो रही है सेकंड से थर्ड या थर्ड से फोर्थ आने पे साइज घटेगी। इसका भी जिम्मेदार कौन है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो गोल्ड की डेंसिटी लगभग सिल्वर की डेंसिटी की डबल होती है। इसका भी जिम्मेदार कौन है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कौन है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो मेटल की डेंसिटी बढ़ जाती है ऊपर से नीचे आने पे, ठीक है, वो क्या किस कारण बढ़ती है? यहाँ हम किस कारण देख रहे हैं गोल्ड की डेंसिटी ज्यादा है जबकि सिल्वर की कम है? ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन।